वेलकम दोस्तों, आज हम लोग 10वीं क्लास के इतिहास के 4 नंबर पार्ट भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद को जान लेते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यानी राष्ट्रवाद लोगों के समूह, किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। जब लोग खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करना। अपने राष्ट्र से प्रेम करने को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसका बीजारोपण, जो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण था, वह यूरोप में पुनर्जागरण के काल यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच हुई थी। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो था वह 14वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, लेकिन इसका जो उन्नत रूप था, इसका जो क्रांतिकारी रूप था, वह फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई तो उसमें सामने आई। भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण तथा धार्मिक कारण। बहुत सारे कारण थे। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक कारण को। भारत में राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण जो था वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थी। 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जिसमें कोई भी न्यूज़पेपर वह सब अंग्रेजी में ही छपेंगे, हिंदी में नहीं छपेंगे, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। जब कोई अंग्रेजी अखबार था तो उसका जो संपादक था अगर गलत लिखता था, अंग्रेजी सरकार के नीतियों के खिलाफ अगर कुछ लिखता था तो उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। लेकिन भारत के संपादक के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था, तो भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया हुआ था। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र को रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का पारित होना। इस बिल का जो उद्देश्य था वह भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों की फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य अदालत में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें पहले इल्बर्ट बिल से पहले यूरोपीय और भारतीयों में अगर झगड़ा होता था तो उसकी सुनवाई केवल यूरोपीय जज, केवल अंग्रेज जज ही कर सकता था। लेकिन इल्बर्ट बिल से अगर यूरोपीय और भारतीयों में झगड़ा होगा तो उसकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते थे, जिसके कारण यूरोप की जनता ने बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसके कारण इल्बर्ट बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। और इस तरह से भारतीयों को समझ में आ गया कि हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है, आखिर इस बिल को रहने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। नेक्स्ट है 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया हुआ था, जिसमें नगर पालिका के सदस्य यानी चुनाव द्वारा सदस्यों की संख्या को घटा दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया तथा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया गया, यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल, जिसके कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और इसका लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने खुलकर विरोध किया, जिसके कारण 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस करना पड़ा। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट पारित कर उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करना। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लागू करके उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया गया। तो ये था राजनीतिक कारण। अब हम लोग जानते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण यह था नकदी फसलों। नकदी फसल किसे कहा जाता है? तो जिसमें गन्ना, कपास, जूट और चाय आते हैं। इसकी उगाई अपनी मनमानी कीमतों पर करना। क्या होता था कि किसान जब नकदी फसल उत्पादन करते थे तो जब समय आता था बेचने को तो अंग्रेजी सरकार दाम घटा देती थी, जिसके कारण किसानों को कम फायदा होता था, कम मुनाफा होता था, किसान घाटे में चले जाते थे। इसलिए इसके पास आंदोलन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। दूसरा, उद्योग क्षेत्रों में मजदूरों, कामगारों की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उद्योग क्षेत्रों में मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता था। जो काम करने वाले मजदूर थे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। एक बार जो है जब क्या हुआ कि प्लेग की बीमारी अहमदाबाद में फैली तो मजदूरों की सैलरी को बढ़ा दिया गया मजदूरों को रोकने के लिए, लेकिन जब ही प्लेग की बीमारी खत्म हुई फिर से मजदूरों की सैलरी को घटा दिया गया, जिसके कारण मजदूरों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र पर से आयात शुल्क हटा देना। 1882 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने सूती वस्त्र पर से आयात शुल्क को हटा दिया, जिसके कारण विदेश से आने वाले सूती वस्त्र भारत में आते थे तो सस्ता हो जाते थे और भारत से जो सूती वस्त्र जाते थे विदेशों में वह महंगा हो जाते थे, जिसके कारण भारत में उद्योग धंधे जो है वह धीमे पड़ने लगे, उद्योग धंधे चौपट होने लगे, जिसके कारण भारत के उद्योगपतियों ने भी अंग्रेजी सरकार का विरोध करने लगा। भारत में विदेशी पूंजी का अभाव था, औद्योगिकरण की समस्या थी, बहुत ज्यादा उद्योग धंधे नहीं थे। और नेक्स्ट अगला कारण है अधिक भू राजस्व लगान वसूलना। अंग्रेजी सरकार जो थी वह जमींदारों से अधिक लगान वसूलती थी, किसानों से अधिक लगान वसूलती थी। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण यह था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को हे दृष्टि से देखना। अंग्रेज जो थे वह भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे। रेलगाड़ियों में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे तथा इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, जिसको आईसीएस कहा जाता है। भारत के प्रथम आईसीएस कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। इसके तहत व्यक्ति जो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनता है, जिसमें जो है डीएम, एसपी का कलेक्टर होता है। तो मुख्य रूप से इसका एग्जाम तो पहले इंग्लैंड लिया जाता था। शुरू में आईसीएस का एग्जाम इंग्लैंड में लिया जाता था और अगर कोई पास हो भी जाता था तो उसे अंग्रेजी सरकार जो है किसी न किसी रूप से हटा देती थी। यानी आईसीएस के पदों पर, उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं जगह दिया जाता था। अगर कोई मुश्किल से पास भी हो जाता था तो उसको पदच्युत कर दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था, जिसके कारण यह सामाजिक कारण था। समाज में भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नेक्स्ट था धर्म सुधार आंदोलन। धार्मिक कारण क्या क्या थे? तो धार्मिक कारण में धर्म सुधार आंदोलन थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन लोगों ने जो है
आंदोलन चालू कर दिया। इन लोगों ने जो है एक अलग टाइप के समाज का स्थापना किया, जिसमें समानता, एकता और स्वतंत्रता का पाठ इन लोगों ने पढ़ाया तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। और इसके अलावा यूरोपीय जो समाज सुधारक थे वह थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और चार्ल्स विल्किंसन थे। इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत में धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा के भाव को जागृत कराया गया। बहुत सारे धर्म सुधारकों ने एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। उसके बाद हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुई। 4 सालों तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ी गई, जिसमें जो है पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका था और ध्रुवीय राष्ट्र में इटली, जर्मनी, उसके बाद और बहुत सारे हंगरी, यही सब देश थे। तो मित्र राष्ट्र में विजयी शक्तियां थी और ध्रुवीय राष्ट्र में जो थी वह जर्मनी था, उसके बाद जो है इटली था, उसके बाद इटली के बाद हंगरी, यही सब देश थे। तो दोनों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और मित्र राष्ट्र की ओर से इंग्लैंड लड़ रहा था। इंग्लैंड मित्र राष्ट्र की नेतृत्व कर रहा था और उसने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया, यानी भारत को भी युद्ध लड़ने वाला देश घोषित कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम को जानेंगे। भारत से अंतर संबंध, प्रथम विश्व युद्ध का भारत से क्या संबंध है, इसी को हम लोग जानेंगे। तो तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया। तिलक और गांधी ने जो है ब्रिटिश सरकार के युद्ध के प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया गया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर पूरा भरोसा था। सरकार ने वादा कर ली थी कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो इस उपनिवेश को आज़ाद कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, जिसके कारण भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी सरकार को खुलकर विरोध किया। लेकिन युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूट गया 1915 से 17 के बीच। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी सरकार और अधिक दमनकारी नीतियां लाती गई। ज्यों ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। बहुत सारे जो है नीतियां जो है और दमनकारी नीतियां अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद लागू करने लगी। तो 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। 3 सफल सत्याग्रह जिसमें महात्मा गांधी ने शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। भारत में बेरोजगारी जो है काफी अधिक बढ़ गई, लोग बेरोजगार होने लगे, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई जो है काफी अधिक भारत में बढ़ गई। विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि विदेशी वस्त्रों पर आयात शुल्क कम कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को फलने फूलने का एक मौका मिल गया। लेकिन ज्यों ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, फिर से विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम कर दिया गया। पहले बढ़ा दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन बाद में जो है प्रथम विश्व युद्ध बीतने के बाद आयात शुल्क को कम कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय उद्योगपति अंग्रेजी सरकार से नाराज हो गए। उन लोगों की उद्योग धंधे जो थी वह डूबने लगी। रॉलेट एक्ट का पारित होना, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का पारित हुआ, जिसके कारण जो है, यानी यह सब जो है प्रभाव है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चूंकि अंग्रेजी सरकार जो थी वह दगाबाजी की थी। उसने कहा था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन भारत पर और अधिक कठोर प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया। फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण कब से कब तक कहा जाता है, तो 1915 से लेकर 1947 ईस्वी तक महात्मा गांधी भारत में थे, 48 ईस्वी तक। लेकिन 1915 से लेकर 1947 ईस्वी तक के चरण को गांधीवादी चरण कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को पढ़ लेते हैं। तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए
लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। समिति के अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य, बिना किसी सबूत के और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके कारण जो है लोगों ने जमकर इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया, जिसका फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही एक सभा बुलाई जा रही थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां बरसाई। 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। जालियांवाला बाग में बहुत से लोग घायल भी हुए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में और गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। गिरफ्तारी के विरोध में 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा बुलाई गई और उस सभा में जनरल ओडायर जो था उसने जो है गोलियां बरसाई, जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद हुआ खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन को पढ़ते हैं। खिलाफत खलीफा किसको कहा जाता है? तो इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहा जाता है। इस्लामिक दुनिया में 1920 से पहले जो है इस्लाम का जो प्रमुख था वह तुर्की का साम्राज्य खलीफा कहा जाता था। मुसलमान खलीफा को धार्मिक और आध्यात्मिक नेता मानते थे। ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। वह इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की जो था वह धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था और ब्रिटेन से हार गया। तुर्की तो हार गया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करते हुए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। खिलाफत आंदोलन 2 लोगों ने किया हुआ था, अली बंधुओं ने। दोनों भाई थे। पहला का नाम शौकत अली था और दूसरा का नाम मोहम्मद अली था। नवंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, जो दिसंबर 1919 ईस्वी में हुआ था, समर्थन पाकर यह आंदोलन काफी अधिक सशक्त हो गया। इस आंदोलन का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी किया और महात्मा गांधी भी किए, जिसके कारण यह आंदोलन काफी सशक्त हो गया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा तथा जो है 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने सरकार के समक्ष 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहला मांग यह था कि तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा यह था कि अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन यानी खलीफा के अधीन किया जाए और तीसरा मांग यह था कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी ने जो है क्या किया कि इस आंदोलन को, कलकत्ता अधिवेशन के आंदोलन को जो है, कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसके तहत खिलाफत आंदोलन का नाम बदल के
असहयोग आंदोलन कर दिया गया। तो हम लोग असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। अब असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का नाम बदल के असहयोग आंदोलन कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन का पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा, इसमें भी खिलाफत के मुद्दा को शामिल किया गया। दूसरा कारण था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें अधिकारियों के खिलाफ उनको दंड देना, अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई करना, यह जो है मांग था। और तीसरा मांग था स्वराज प्राप्ति करना। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन को स्थगित इसलिए कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी जगह पर 22 पुलिसकर्मियों को जान ले ली गई। 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई, जिसके कारण यह आंदोलन हिंसक हो गया और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। पहला कार्यक्रम था अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी और गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। उसके बाद दूसरा जो है कार्यक्रम यह था न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, यह दूसरा टाइप का कार्यक्रम था। सरकार को नैतिक रूप से कमजोर करना था तथा न्यायालय का इस्तेमाल नहीं करना था। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर वकील को कहा जाता है ने अपनी चलती वकालत छोड़कर आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। इसी बीच एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई गई। असहयोग आंदोलन का जो परिणाम था वह परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। खिलाफत का मुद्दा आगे चलकर स्वयं समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम की एकता भंग हो गई और संपूर्ण भारत में फिर से सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। फिर से सांप्रदायिकता जो है हावी हो गया। हिंदू मुस्लिम फिर से चालू हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। खिलाफत का मुद्दा भी समाप्त हो गया, स्वराज की प्राप्ति भी नहीं हो पाई और न ही पंजाब में जो अन्याय किया गया था जनरल ओडायर के द्वारा न ही न्याय मिला जनता को। इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल किया। कांग्रेस और गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। यह आंदोलन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि कांग्रेस और गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा था। पूरा देश जो है एक साथ आंदोलन के लिए साथ आया था। चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। अब महात्मा गांधी जेल से छूटे तो फिर उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण साइमन कमीशन था।
साइमन कमीशन जो है इसमें 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसमें जो है वह क्या किया गया था, 7 सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। यह एक आयोग था, कमीशन का मतलब आयोग ही होता है। यह एक आयोग था जिसमें जो है 7 सदस्य थे, 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण इसका खुलकर विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने के दूसरा कारण जो था वह नेहरू रिपोर्ट था, जिसमें जो है यहाँ पे जो है सरकार ने चुनौती दिया कि आप संविधान बनाइए, लेकिन जो है भारत में जो है अंग्रेजी सरकार ने डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया, जिसके कारण जो है मांग की ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा मांग करने की यानी मांग की, लेकिन जो है कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था, जिसके कारण जो नेहरू रिपोर्ट था वह अभी सफल नहीं हो पाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तीसरा कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1930 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी हुई थी उसके कारण भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, भारत में समाजवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। रूसी क्रांति के सफल होने से भारत में भी समाजवाद का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, क्रांतिकारी आंदोलन जो है भारत में बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर जो है गांधी जी का समझौतावादी रुख हुआ। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी थी वायसराय इरविन के समक्ष, लेकिन वायसराय जो इरविन था उसने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। तो गांधी जी ने मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। आंदोलन का कार्यक्रम यह था कि हर जगह नामक कानून का उल्लंघन किया जाना, छात्रों, स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, छात्र स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, वकील अदालतें छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी पद त्याग करें, हर घर में लोग चरखा काटे तथा सूत बनाएं। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, सभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सके, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। यह सब कार्यक्रम को अपनाया गया। कहा गया कि यह सब कार्यक्रम को अपनाइए तभी जाकर जो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके बाद जो है जब यह आंदोलन काफी सशक्त हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो फिर जो है इरविन ने महात्मा गांधी के साथ समझौता करने के लिए बुलाया। मजबूर होकर अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी वह महात्मा गांधी को समझौता करने के लिए बुलाया, तो उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया, मजबूर कर दिया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी। वहीं लॉर्ड इरविन था जिसने महात्मा गांधी से मिलने से इनकार कर दिया और वह समझौता करने पर मजबूर हो गया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुई थी। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और कहा कि ठीक है, हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। कोई भी मुद्दा जो है महात्मा गांधी उठाए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। अंग्रेजी सरकार उसको मानने से इनकार कर दी, अतः वह निराश होकर वापस लौट गए और दूसरी बार ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज किया। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी की बात को
नहीं माना गया। इरविन ने कहा कि ठीक है, आपकी बात को मानेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां इनकी बात को माना ही नहीं गया, जिसके कारण महात्मा गांधी आकर फिर दोबारा 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन जो इसमें पहले जैसा धार और उत्साह नहीं था, जिससे 1934 ईस्वी में आंदोलन को पूरी तरह महात्मा गांधी ने वापस ले लिया और फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें जो है चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन प्रमुख है। तो चंपारण आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं। बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार के चंपारण में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यहाँ नीले गुरु द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी, और यह सामान्यतः उपजाऊ भूमि होती थी। और नील की खेती किसान जो है वह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया। नीलों के इस अत्याचार से किसान त्रस्त हो गए थे। अतः इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान समस्या की आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया। किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी के सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर से 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया और अन्य कर भी समाप्त कर दिया। इस तरह से चंपारण आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा। उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों ने लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने लगान माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी, और जब क्षति पहुंची थी तो किसान लगान कहां से देंगे। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों में अंग्रेजों के शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा। उसके बाद केरल में एक मोपला विद्रोह हुआ, उसको हम लोग जान लेते हैं। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह उन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस और न्यायालय इनका समर्थन करती थी। 1921 ईस्वी में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया, जिसके कारण यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग थे उसने जो है भूस्वामियों के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। सेना को बुलाकर अंग्रेजी सरकार जो थी वह इस विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। बारदोली सत्याग्रह को अब हम लोग पढ़ेंगे। फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली तालुका में लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध
आंदोलन छेड़ा। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि सत्याग्रह के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो यहीं बारदोली सत्याग्रह होगा। किसानों के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा। नई जांच समिति ने इस वृद्धि को अनुचित माना। अंततः सरकार को लगान की दर कम करनी पड़ी। यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। सरकार को झुकना पड़ा, लगान की दर को कम करना पड़ा और यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। फिर हुआ मजदूर आंदोलन। भारत में मजदूर आंदोलन हुआ। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव भारत में भी पड़ा। रूस में जो मार्क्सवादी विचार थे उसका प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई और 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी। लेकिन महामारी खत्म हुई तो फिर उस वृद्धि को समाप्त कर दी, जिसके कारण असंतोष की भावना जगी भारतीय मजदूरों में। 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों का समर्थन जारी रहा। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भारत के अनेक भागों में आदिवासी आंदोलन होते रहे, जैसे 1916 के रामपा विद्रोह, 1914 के खोंड विद्रोह, 1914 से 20 ईस्वी तक जतरा भगत के नेतृत्व में कई विद्रोह किए गए। इसी बीच भारत में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए। पूरे 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक अनेक सारे आदिवासी आंदोलन हुए, जिसमें मुंडा विद्रोह, उसके बाद तमार विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह। उसी तरह 1916 ईस्वी में रामपा विद्रोह हुआ, 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह तथा जातरा भगत के नेतृत्व में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसके कारण इन लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब हम लोग कुछ भारतीय राजनीतिक दल को जान लेते हैं, जिसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। इसको ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने जो एक अंग्रेजी थे या एक अंग्रेज थे, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। इसका प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था वह लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना था। इसमें यहाँ पे इसके स्थापना का उद्देश्य यह था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करना, धर्म, वंश, जाति और प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना, आपसी दुश्मनी को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना तथा भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच कोई भी कार्यक्रम पर, कोई भी नियम कानून पर चर्चा करना, प्रार्थना पत्रों और असमार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिल में से सुधार हेतु प्रयास करना, वायसराय के द्वारा जो अन्याय किया जाता था उसके खिलाफ सुधार करना, यही कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 1920 ईस्वी में वामपंथ यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की हुई थी। उसके बाद 1925 ईस्वी में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में की और इंग्लैंड के जो साम्यवादी दल थे वह भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वह पहले छुप छुप कर प्रचार करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी एग्रेसिव हो गए। इन्होंने भी आगे आकर खुलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करने लगे और समानता का नारा लगाने लगे। फिर आगे चलकर मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। देखिए एक वायसराय था, उसने कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी कहा। उसने वायसराय था, चूंकि 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। इसलिए यहाँ पे अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई
और उसने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कह दिया। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है कुछ मुस्लिम नेताओं ने जो को इस बातों पर प्रभाव पड़ा और मुसलमानों को यह भाव पैदा कर दिया गया कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है, जिसके कारण जो है कुछ मुसलमानों ने आक्रोश में आकर कुछ मुसलमानों ने जो है भय करके जो है उसने अपना नेतृत्व के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। सर आगा खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव रखी गई। ढाका में 30 सितंबर 1906 को एक सम्मेलन बुलाया गया, जहां इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमानों को जगह दिलाना। उसके बाद फिर स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया, जिसका मुख्य मांग यह था कि स्वराज की प्राप्ति करना, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया गया, जिसको आरएसएस कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस कहा जाता है, इसके चीफ आज भी मोहन भागवत हैं। तो यह जो है इसका जो है इसमें राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेने पर बल दिया गया। यह जो है इसका स्थापना जो था वह किसने किया था, तो केबी हेडगेवार ने इसका स्थापना किया था और इसने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ था। तो जो भी राजनीतिक दल थे, सभी लोगों का मांग एक ही था कि भारत को आजाद करें, भारत को उपनिवेश मुक्त किया जाए, भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए। सभी राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य था। तो भारत में राष्ट्रवाद पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।